छू ले आसमान ज़मीन की तलाश न कर, छू ले आसमान ज़मीन की तलाश न कर, जी ले ज़िंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक कैरियर में। मैं विनोद आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो भाई आप लोगों को मेहनत करते रहना है, मेहनत करते रहना है। अगर मेहनत करोगे तो कामयाबी निश्चित तौर पर एक दिन आपके कदम चूमेगी। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जनरल नॉलेज से टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन साबित होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने ये वीडियो प्ले की है ना तो इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, पूरा वॉच, और देखिएगा वाकई में ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला सवाल देखिए, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। उस समय एक शोक में गीत गाया गया था और गीत गाया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और जो वो गीत गाया गया था, एक स्वतंत्र देश था कोई जिसका राष्ट्रीय गान बना था। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। उस समय शोक में गाया गया गीत एक स्वतंत्र देश का राष्ट्रीय गान बना था। वो गीत क्या था? वो गीत था आमार सोनार बांग्ला, जो कि दोस्त बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना था। और ये गाया किसने था गीत अमार सोनार बांग्ला? ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था, याद रखना। इन्होंने जनगण मन भी गाया था और इन्होंने कौन सा गाया था? अमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज़्यादा सीमा साझा होती है 4096 किलोमीटर, ये याद रखना, पूछ सकता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते। 1898 में भारत पधारी भगिनी निवेदिता, है ना, निवेदिता किस देश की थी? भगिनी या बहन निवेदिता किस देश की थी, जो कि 1898 ईस्वी में भारत में आई थी? ये आयरलैंड की थी, याद रखना, क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है। आगे बढ़िए, आयरलैंड की किस महिला ने भारतीय नागरिकता ग्रहण की थी और तथा यहाँ के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था? तो आपने सुना होगा तिलक और एनी बेसेंट का नाम, ठीक है ना। इनका नाम एक आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अब आपसे पूछेगा एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी। इन्होंने भारत की नागरिकता ली और जो राष्ट्रीय आंदोलन थे स्वतंत्रता के, उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, है ना। तो याद रखना, एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार को पाकिस्तान के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? दिलीप कुमार जी को तो निशान ए इम्तियाज़ नामक सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था, जो कि पाकिस्तान के, है ना, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए गए थे। कौन थे? दिलीप कुमार जी। आगे बढ़िए, अशोक चक्र क्या है? अशोक चक्र में आपको पता है 24 तिल्लियाँ होती हैं, जो कि 24 की 24 तिल्लियाँ समय की सूचक हैं, ठीक है ना। तो अशोक चक्र क्या है? शांति काल में वीरता का सर्वोच्च सम्मान है, वीरता का सर्वोच्च सम्मान है शांति काल में। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, पंजाब नाइट्स ऑफ फॉल्सहुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पंजाब नाइट्स ऑफ फॉल्सहुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह है KPS गिल। KPS गिल पंजाब नाइट्स ऑफ फॉल्सहुड नामक पुस्तक के लेखक है। आगे बढ़ते हैं, तृणमूल कांग्रेस का गठन किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ममता बनर्जी, जो कि दीदी के नाम से फेमस है पश्चिम बंगाल में, है ना, इन्होंने ही तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, आज़ाद हिंद फौज के युद्ध गीत को भारतीय सेना के गीत के रूप में अंगीकार कर लिया गया था। यह गीत कौन सा था? तो यह गीत था कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है शान की शान से लुटाए जा। ये आज़ाद हिंद फौज के युद्ध गीत को भारतीय सेना के गीत के रूप में अंगीकार किया गया था और यह गीत था कदम कदम बढ़ाए जा। सवाल नंबर 9 देखिए, भारत सरकार ने किस प्रख्यात अर्थशास्त्री की स्मृति यानी कि याद में हर वर्ष $15,000 का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार देने का निर्णय लिया था, है ना। तो याद रखना, वो थे डॉक्टर मालकम
आदेशिया की स्मृति में, डॉक्टर मालकम आदेशिया की स्मृति में $15,000 का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार देने की घोषणा की थी भारत सरकार ने। याद रखना, ये एक अर्थशास्त्री थे, इनकी याद में हर वर्ष दिया जाता है। आगे बढ़ते सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 क्या है? देखिए सवाल नंबर 10 है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की घटना का सजीव चित्रण करने वाली पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक के लेखक कौन है? जो कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की घटना का सजीव चित्रण करती है ना। फ्रीडम एट मिडनाइट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं लैरी कॉलिस तथा डोमिनिके लैप्रिये, डोमिनिके लैप्रिये। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आज की वीडियो के। सवाल नंबर 11 देखिए, कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है? कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है? महाकवि सोमदेव जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, वंदे मातरम के उर्दू रूपांतरण में माँ तुझे सलाम को उसकी आत्मा के साथ क्रूर मजाक माना जा रहा है। इस उर्दू रूपांतर को किस संगीतकार ने लयबद्ध किया था? तो वंदे मातरम के उर्दू रूपांतर में माँ तुझे सलाम को उसकी आत्मा के साथ क्रूर मजाक माना जा रहा है। इस उर्दू रूपांतर को किस संगीतकार ने लयबद्ध किया? AR रहमान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भाई। प्रेम कविताओं के उत्कर्ष के रूप में गाने वाली कृति कनुप्रिया की रचनाकार कौन है? धर्म, बिल्कुल भी कानों में प्रिया नहीं लग रहा आजकल, तो कनुप्रिया, धर्मवीर भारती प्रेम कविताओं के उत्कर्ष के रूप में गाने वाली कृति कनुप्रिया के रचनाकार हैं, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, राजकुमारी डायना के साथ कार दुर्घटना में मारे गए अरबपति डोडी अल फहद किस देश के थे? कौन अरबपति थे? डोडी अल फतह, ठीक है ना, अरबपति डोडी अल फहद, ये किस देश के थे जो कि राजकुमारी डायना के साथ कार दुर्घटना में मारे गए थे? तो ये मिस्र के थे, याद रखो। आगे बढ़ते, प्रसार भारती अधिनियम कब से लागू हुआ? तो प्रसार भारती अधिनियम 15 सितंबर 1997 से लागू है, प्रसार भारती अधिनियम। अगला सवाल है, 8 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस के रूप में 8 सितंबर को मनाया जाता है ना भाई, याद रखो, विश्व साक्षरता दिवस। आगे बढ़िए, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है, याद रखो, ठीक है ना। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉलेज है कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु। गन्ना अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो नीरजा भनोट, जो कि मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित की गई थी, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला थी। आगे, डच गुयाना का नया नाम क्या है? तो डच गुयाना का जो नया नाम है वो है सूरीनाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूरीनाम, डच गुयाना का नया नाम। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है, मैन ऑफ डेस्टिनी, नेपोलियन बोनापार्ट। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार को स्वामित्व में, ठीक है ना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत सरकार को स्वामित्व में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? सितंबर 1964 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी भारत सरकार के स्वामित्व में। आगे बढ़ते हैं, सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो डीप ब्लू किस कंपनी के द्वारा? IBM कंपनी है, ठीक ना। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन भी इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक ना। तो डीप ब्लू किस कंपनी के द्वारा? IBM के द्वारा बनाया गया है। आगे बढ़ते, राजनीति की रपलीटी राहें किस प्रसिद्ध भारतीय राजनेता की कृति है? राजनीति की रपटीली राहें, रपलीटी नहीं है, रपटीली। तो राजनीति की रपटीली राहें किस प्रसिद्ध भारतीय राजनेता की कृति है? अटल बिहारी वाजपेयी। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, किस हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद कर देने के बाद भी कुछ देर तक गूंजें सुनाई देती हैं? इस गूंज को क्या कहते हैं? किसी हॉल में ध्वनि स्रोत, मान के चलो किसी में रेडियो बजा रहे हो और आपने रेडियो बंद भी कर दिया तो बहुत देर तक गूंज सुनाई देती है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे अरुणन कहा जाता है, ठीक है ना, अणुरणन कहा जाता है, याद रखो। आगे बढ़ते, आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो आगरा में एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो नूरजहां ने बनवाया था। आगे, राजस्थान में लेक पैलेस किस नगर में है? तो राजस्थान में लेक पैलेस किस नगर में है? उदयपुर में।
शेर कश्मीर किसे कहा जाता है? 27 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहा जाता है। आगे बढ़िए, नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण दीन बंधु मिश्र, है ना, दीन बंधु मिश्र ये नील दर्पण के लेखक हैं। आगे बढ़िए, किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों, जिसमें राज्यसभा लोकसभा है ना, किसी सिंपल यानी साधारण मतलब विधेयक है, इस पे मतभेद हो जाता है तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य के तल का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के तल का जो तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखो। आगे बढ़ते, विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो वो है अल अजीजाह। अल अजीजाह ये लीबिया में है। 13 सितंबर 1922 को 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान है अल अजीजाह जो कि लीबिया में है। 13 सितंबर 1922 को 58 डिग्री टेम्परेचर इसमें रिकॉर्ड किया गया था। इजराइल की संसद का नाम क्या है? देखिए, इजराइल की राजधानी जेरूशलम है, इसकी संसद का नाम है नेसेट। अगला सवाल, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल, तो वो थी आरती शाह। ठीक है ना, याद रखो। भामा पुरस्कार किस संस्था के द्वारा स्थापित किया गया था? भामा पुरस्कार सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन इन इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला सवाल करते हैं 35 नंबर, आनंद मठ के लेखक का नाम क्या है? तो आनंद मठ के लेखक का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एक उपन्यास है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह लाइन किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये लाइन राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा लिखी गई हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आगे, विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य के साथ जुड़े हुए हैं? विपिन सिंह, तो याद रखना मणिपुरी नृत्य के साथ जुड़े हुए हैं विपिन सिंह। झाऊ तथा सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? झाऊ तथा सरहुल, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये झारखंड का है, झाऊ झारखंड, और सरहुल भी। आगे, भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम ICICI की स्थापना कब हुई? भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश निगम, ये 1955 की बात है। जनवरी 1955 में ICICI की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, RL मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र के साथ में? इंपॉर्टेंट है। RL मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है RL मल्होत्रा समिति। आगे बढ़ते हैं, अग्नि जो कि एक प्रक्षेपास्त्र है ना, अग्नि प्रक्षेपास्त्र का पहला परीक्षण कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है। तो ये 22 मई 1989 को अग्नि नाम से प्रक्षेपास्त्र का पहला परीक्षण हुआ था। डेथ वैली जिसे मृत्यु घाटी भी कहते हैं, डेथ वैली ये कहाँ पे है? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में, दक्षिण कैलिफोर्निया में है डेथ वैली, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे, कैसीनी क्या है? ये पूछ सकता है, कैसीनी क्या है? अमेरिका और यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शनि ग्रह पर भेजा जाने वाला एक अंतरिक्ष यान है कैसीनी, है ना, जो कि यूरोप और अमेरिका के संयुक्त रूप से, है ना, संयुक्त एजेंसियों के द्वारा शनि ग्रह पर भेजे जाने वाला एक अंतरिक्ष यान है कैसीनी। अगला बढ़िए, किसका कथन है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, है ना भाई, बताइए किसका कथन है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये जॉन कीट्स का कथन है। इंपॉर्टेंट है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, द बैलोट इज स्ट्रोंगर देन बुलेट, ठीक ना, द बैलोट इज स्ट्रोंगर देन बुलेट किसका कथन है? तो ये इब्राहिम लिंकन ने लाइन बोली थी। ठीक है भैया। आगे, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसने नारा दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारा दिया था। आगे बढ़िए, टाटा चाय उद्योग पर किस उग्रवादी संगठन को आर्थिक सहायता देने का आरोप है? टाटा चाय उद्योग पर किस उग्रवादी संगठन को आर्थिक सहायता देने का आरोप है? तो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड यानी NDBF तथा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी ULFA, इन दो पर सहायता देने का आरोप है आर्थिक संगठन, ठीक है ना, टाटा चाय उद्योग पर यह आरोप लगाया गया है। आगे बढ़िए, विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण भारत के किस उपग्रह को निष्क्रिय घोषित किया गया था? तो विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण इनसैट 2D को कैसा निष्क्रिय घोषित किया गया था? आगे बढ़िए, डिनाहर ट्रू स्टोरी, है ना, डिनाहर
ट्रू स्टोरी इज हर अवन वर्ड्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है? एंड्रयूज मोर्टान। इंपॉर्टेंट है। आगे डी, भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जनरल मनोज पांडे थल सेना के अध्यक्ष हैं। उन्होंने 30 अप्रैल 2022 से पदभार ग्रहण किया हुआ है। वर्तमान में ये थल सेना के अध्यक्ष हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों कंठों से गाया जाने वाला गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, जो कि गीतकार थे श्याम लाल गुप्त पार्षद, इनके द्वारा गाया गया था। इन्होंने किस परिस्थिति में ये कहाँ पे गीत लिखा था? तो इन्होंने फतेहपुर जेल में 1924 में ये गीत लिखा था, झंडा ऊंचा रहे हमारा। गीतकार थे श्याम लाल गुप्त पार्षद। इन्होंने फतेहपुर जेल में इस गीत की रचना की थी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, बाय बाय।